धार्मिक ग्रंथ सूक्ष्म धरातलों का जिक्र करते हैं। इनकी संख्या 7 है। 7 तल या 7 सूक्ष्म धरातलों के बारे में इन ग्रंथों में बड़ी बारीकी से बताया गया है। कहीं कहीं पर 14 सूक्ष्म धरातलों का भी जिक्र है। जैसे अगर भूलोक से ऊपर की ओर उठते हैं तो ऊपर की ओर 7 धरातल हैं, और अगर भूलोक से नीचे की ओर चलें तो नीचे की ओर भी 7 धरातलों का जिक्र मिलता है। अब ये बातें तो धर्म ग्रंथों में पहले से ही वर्णित हैं, लेकिन इस पर कोई खास रिसर्च नहीं हुई। पर डॉक्टर न्यूटन के ज़्यादातर माध्यमों ने बताया कि मृत्यु के बाद उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे वो पराभासी प्रकाश की धुंधली सतहों के मध्य से ऊपर उठ रहे हों। शायद इन दोनों ही बातों में कोई समानता हो। खैर, माध्यमों ने इन धरातलों के बारे में कुछ खास नहीं बताया, क्योंकि डॉक्टर न्यूटन ने भी तो उन्हीं बातों पर ज़्यादा जोर दिया था जो आत्मिक ज्ञान को देते थे। अब एक बात और गौर करने वाली है, ये जो 7 की संख्या है वो कई बार रिपीट हो रही है। जैसे लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड में विस्पी और रतु ने भी 7 लोकों का जिक्र किया है। जर्नी ऑफ सोल्स में भी 7 स्तरों का जिक्र है जो आत्मा के विकास के स्तर को दर्शाते हैं। धर्म ग्रंथों में भी 7 सूक्ष्म धरातलों का जिक्र है, और यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी मुख्य रूप से 7 ऊर्जा चक्र हैं, जिन्हें 7 चक्रों के रूप में भी जाना जाता है। नहीं लगता कि ये 7 की थ्योरी कुछ सेम होती जा रही है? भले ही राइटर्स अलग हों, क्षेत्र अलग अलग हों, पर चीज़ें कुछ मिलती जुलती सी प्रतीत हो रही हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के बाद एक आत्मा भूलोक के इर्द गिर्द सूक्ष्म धरातल से सीधे आत्मालोक के प्रवेश द्वार पर आ जाती है। हाँ, वो सूक्ष्म धरातल के आसपास के घने प्रकाश के वातावरण में से गुजरती भी है। इस रोशनी में गहरे मटमैले रंग के धब्बे तो रहते हैं, पर कालिमा जैसा कोई क्षेत्र नहीं होता। कुछ माध्यम सुरंग के प्रभाव का भी वर्णन करते हैं। इसके बाद सभी आत्माएं भूलोक से बड़ी तेजी के साथ आत्मालोक के उज्जवल प्रकाश में प्रवेश कर जाती हैं। ये एक ऐसा स्थान होता है जिसके चारों ओर न कोई अन्य क्षेत्र होता है और ना ही कोई बाधा। इस ब्रह्मांड की कोई था नहीं। वृद्ध आत्माओं के आत्मिक अनुभव से परे भी काफ़ी कुछ है जो हम इंसानों की पहुंच से बाहर है। सम्मोहन की अवस्था में बहुत से लोगों ने ये भी बताया है कि भूलोक के चारों तरफ के सूक्ष्म धरातल पर विद्यमान रहने वाली सच्चाइयाँ हमारे भौतिक जगत का ही भाग है। इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अशारीरिक जीवों को भी देखा जा सकता है। डॉक्टर न्यूटन के एक माध्यम ने रिग्रेशन के बाद उन्हें पत्र में लिखा था, ये एग्जैक्ट उसी के वर्ड हैं। आपके साथ सम्मोहन सत्र में भाग लेने के पश्चात मैंने ये महसूस किया था कि हमारी वास्तविकता सिनेमा के प्रोजेक्टर जैसी होती है, जो हमें आकाश, पर्वतों और समुद्रों के पर्दे पर त्रिआयामी आकृतियाँ दिखाता रहता है। किंतु यदि पहले प्रोजेक्टर के साथ किसी दूसरे प्रोजेक्टर को सिंक्रोनाइज कर दिया जाए, जिसकी प्रकाश की अपनी वैकल्पिक फ्रिक्वेंसी हो और साथ ही स्थान काल की अपनी दृश्यावली हो, तो दोनों वास्तविकताएं एक साथ बनी रह सकेंगी तथा एक क्षेत्र में लौकिक व अलौकिक दोनों ही सत्ताएं विद्यमान रहेंगी। अब ये शब्द तो उस माध्यम के थे, लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो धरती के इर्द गिर्द एक तरंगित ऊर्जा बल हमेशा प्रभावित रहता है। अगर इसके चुंबकीय क्षेत्रों की सघनता में बदलाव कर दिया जाए तो शायद यहाँ की आत्माओं को देखने में हम समर्थ हो सकें, और शायद हमारे पूर्वज आज के लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा देख सकते थे। तभी तो हमें परियों की, सूक्ष्म धरातल की या फिर प्रेत आत्माओं की बातें किताबों में मिलती हैं। डॉक्टर न्यूटन टीवी कार्यक्रम अक्सर किया करते थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने बताया कि उसने अपने अंगूरों के बाग में नन्ही परियों को देखा है। शुरू में तो उन्हें केवल आवाज़ें ही सुनाई पड़ती थी, पर बाद में वो उनसे बातें भी करने लगी और आगे चलकर वो परियों को देखने भी लगी। उनकी लंबाई लगभग 2 फीट की थी, उनके कान नुकीले थे और उन्होंने झोले नुमा पैंट पहन रखी थी। जब आसपास के लोगों को इस बात के बारे में पता चला तो उन्हें यह सब कुछ झूठ लगा। उन्हें लगा कि ये सिर्फ उस महिला की सनक है और कुछ नहीं। एक तरह से वो लोग इस महिला पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। पर जब इस महिला के बाग की उपज अपने पड़ोसियों की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ गई, तब जाके लोगों ने उसकी बात को गंभीरता से लेना शुरू किया, क्योंकि बाग में अंगूरों की उपज बढ़ाने की सलाह और तरीका तो परियों ने ही उसे दिया था।
अब ये खबर धीरे धीरे समाज में फैली तो उस महिला के मस्तिष्क का परीक्षण किया गया तो पता चला कि मस्तिष्क का कुछ भाग सामान्य की तुलना में काफ़ी उच्च मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर रहा था। ऐसे ही एक माध्यम ने और दावा किया कि हमारी सभ्यता के उदय से काफ़ी पहले यहाँ परियां रहा करती थी और वो इस स्थान को छोड़कर कभी नहीं गईं। पहले के समय में वो जैसी दिखाई पड़ती थी वैसी आज नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि वृद्ध होने के कारण यानी काफ़ी पुरानी आत्माएं होने के कारण उनकी सघनता काफ़ी हल्की हो गई है, जबकि हमारी भौतिक चीज़ों में काफ़ी भारी ऊर्जा है। उसने बताया कि चट्टानों में 1D, वृक्षों में 2D और हमारे शरीर में 3D का स्तर होता है। 4D से लेकर 6D के बीच पारदर्शिता होने के कारण इस स्तर के प्राकृतिक जीव अदृश्य रहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जो भी चीज़ हम देख सकते हैं वो सब कुछ 3D के स्तर की होती है, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो 3D स्तर की हैं। पर यहाँ पर 1D या 2D के स्तर का जो जिक्र है वो मेरी समझ में थोड़ा सा नहीं आया। खैर, शायद वो कुछ और बताना चाहते होंगे। अगर इस भूलों को एक्सरे की दृष्टि से देखा जा सकता तो हमें एक दूसरे पर बिछी स्वच्छ प्लास्टिक की परतों से मिलती जुलती परतें दिखाई देती हैं। ये तरंगित ऊर्जा की सतहें भिन्न भिन्न सघनता वाली होती हैं। बहुत से व्यक्ति इन परतों को देखने में समर्थ भी होते हैं, लेकिन हमें से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। बहुत से लोगों ने प्रेत आत्माओं का भी जिक्र किया है, लेकिन वर्षों बाद डॉक्टर न्यूटन के पास एक ऐसा माध्यम आया था जो अपने पिछले जीवन के बाद एक अच्छी खासी अवधि तक प्रेतावस्था में रहा था। उनके पास एक और माध्यम आई थी जो स्कूल में लगी आग से बच्चों को बचाते हुए खुद जवानी में मर गई थी। वो एक टीचर थी और मरने के बाद शहर में कुछ महीनों तक ये जांचती रही थी कि कौन कौन उनकी मृत्यु पर शोक मना रहे थे, और अंत में वो इन सब से उकता गई थी। इसलिए उसने आत्मालोक वापस जाने का निर्णय किया। अगर देखा जाए तो बहुत कम आत्माएं ही प्रेतावस्था की श्रेणी में आती हैं, वो भी यहाँ रुकने का उनका कोई अपना खास मकसद होता है, नहीं तो सारी आत्माएं आत्मालोक वापस लौट जाती हैं और अंत में इन प्रेत आत्माओं को भी वापस आत्मालोक जाना ही पड़ता है। और इसमें हमारे मार्गदर्शक भी सहयोग करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आत्मा का कोई कार्य अधूरा रह गया है जिसके कारण वो आत्मा भूलों के सूक्ष्म धरातल से जाना नहीं चाहती, तो वो भी इन्हें मजबूर नहीं करते, यानी आत्माओं को पूरी स्वतंत्रता होती है। वो जब तक रुकना चाहती हैं तब तक रुक सकती हैं और ये पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। मृत्यु के बाद आत्माओं को एक खिंचाव सा अनुभव होता है। ज़्यादातर ये खिंचाव सहज और सौम्य लगता है, पर जैसे जैसे आत्माएं इस भूलों की सूक्ष्म धरातल से ऊपर उठती हैं, ये खिंचाव आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने लगता है। आत्मालोक में समय का कोई महत्व नहीं होता। समय का तो हमारे लिए महत्व होता है, कितने दिन कितने साल ये सब कुछ तो हम जोड़ते हैं, पर आत्माओं को तो सीखने और अपने उद्देश्य को पूरा करने से मतलब होता है। उनके लिए समय कोई मायने नहीं रखता। इंग्लैंड के एक किले में एक आत्मा 400 सालों तक रही थी, लेकिन जब वो आत्मालोक वापस गई तो उसने उस समय को 40 घंटे या फिर 40 दिन के बराबर समझा। उसे लगा ही नहीं कि वो धरती पर 400 साल बिताकर वापस आ रही है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि आत्माओं को पता ही नहीं लगता कि वो मर चुकी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो ना तो भटकी होती हैं और ना ही इस बात से अनजान होती हैं कि वो अब मर चुकी हैं। वो इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि अब वो लौकिक जीवन से बाहर आ चुकी हैं, पर फिर भी वो स्थानों, व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति मोहग्रस्त हो जाती हैं, जिस कारण वो उन्हें छोड़ ही नहीं पाती। ऐसी आत्माओं पर मुक्तिदाता मार्गदर्शक हमेशा निगाह रखे रहते हैं, ताकि जब वो आत्मा आत्मालोक में वापस जाने के लिए तैयार हो, उनकी मदद तुरंत की जा सके। लेकिन ये सब कुछ हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे द्वारा किए गए गलत निर्णय का भी हमारे मार्गदर्शक सम्मान करते हैं। ज़्यादातर प्रेत आत्माएं कम परिपक्व आत्माएं ही होती हैं, जो लौकिक जगत को छोड़ने में कठिनाई महसूस करती हैं, और यही सब कई कारण हैं जिनसे आत्माएं पीछे रह जाती हैं, अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाती। किसी प्रेत की मृत्यु के साथ कोई भयानक हादसा भी जुड़ा हो सकता है। इसका कारण अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खतरे से बचाने का प्रयास होता है।
ऐसे ही एक केस का जिक्र करते हुए डॉक्टर न्यूटन बताते हैं कि 1994 की घटना है। सिएर नवादा की पहाड़ियों के पास उनका घर है। उसी के पास से एक युवती रात के समय कार से कहीं जा रही थी कि अचानक उसकी कार बांध से लुढ़क कर नीचे खाई में आ गई। इस दुर्घटना में उस युवती की मृत्यु हो गई। 5 दिनों तक किसी की नज़र ही नहीं गई उस कार के मलबे पर। 5 दिनों के बाद उधर से गुजरने वाले एक ड्राइवर ने बताया कि उसने मलबे के ठीक ऊपर एक नग्न युवती का प्रेत देखा है। इसके बाद सबकी नज़र उस तरफ गई। उस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब मलबे को निकाला गया तो उस कार में युवती का 3 साल का बेटा मिला जो जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। शायद यही वजह थी उस भूत को कार के ऊपर इस तरह से दिखाई देने की, ताकि उसके बेटे को बचाया जा सके। और हुआ भी यही, उसके बेटे को समय रहते बचा लिया गया। इसके बाद से वहाँ कोई भी प्रेत नहीं दिखा। इसलिए आत्माओं के धरती पर रुकने के उद्देश्य के मूल में कहीं न कहीं कोई कारण जरूर होता है। डॉक्टर न्यूटन के पास वेलिंडा नाम की एक महिला आई थी जो अपने वर्तमान जीवन की एक अजीब सी अनुभूति से गुजर रही थी। उनकी उम्र तकरीबन 47 साल की थी और उनका अभी तक विवाह नहीं हुआ था। 20 साल पहले उनका स्टुअर्ट के साथ अलगाव हो गया था। तब से वो ईस्ट कोस्ट से कैलिफोर्निया में आकर बस गई थी। बेलिंडा स्टुअर्ट से प्यार करती थी, पर अपने जीवन को बदलने के लिए उसने खुद ही उससे अपनी सगाई तोड़ ली थी। वो पश्चिम में आकर अपना नया काम शुरू करना चाहती थी। उसने स्टुअर्ट को साथ चलने के लिए कहा, पर वो अपनी नौकरी और अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने वेलिंडा से आग्रह भी किया था कि वो उससे शादी करके वहीं बस जाए, पर वेलिंडा खुद राजी नहीं हुई। बेलिंडा के जाने के बाद से स्टुअर्ट लगभग टूट सा गया था, लेकिन वो बेलिंडा के पीछे नहीं आया। बाद में आगे चल के स्टुअर्ट ने किसी और से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद वेलिंडा की मुलाकात बर्ट नामक एक व्यक्ति से हुई, लेकिन बर्ट ने भी बाद में एक दूसरी स्त्री के लिए उसे छोड़ दिया था। और वेलिंडा इस बात से आहत नहीं थी कि बर्ट ने उसे छोड़ दिया था, बल्कि उसने कहा कि अच्छा ही हुआ उसने बर्ट से शादी नहीं की, क्योंकि बर्ट एक बेवफा प्रेमी था और उन दोनों का स्वभाव भी आपस में नहीं मिलता था। अब दोनों ही केस में वेलिंडा ने दोनों से खुद ही किनारा कर लिया था, पर फिर भी उसके मन में एक छोड़े जाने का डर एक विचित्र सी अनुभूति के रूप में विद्यमान था। इसी डर को जानने के लिए वो डॉक्टर न्यूटन के पास आई थी। अब वेलिंडा का रिग्रेशन शुरू हुआ। इस रिग्रेशन के दौरान क्या बातें निकलकर सामने आईं, इसे हम अगली कड़ी में जानेंगे।